अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आज की वीडियो बना रहा हूँ स्पेशली स्टडी प्लान के बारे में, और इस स्टडी प्लान वाली वीडियो के अंदर मैं वही स्टडी प्लान शेयर करूँगा और इसी के बारे में डिटेल में बताऊँगा जिस स्टडी प्लान की बेसिस के ऊपर मैंने CSE स्कॉलरशिप अपनी PhD के लिए विन की है छाउचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर। तो इस स्टडी प्लान के बारे में मैं डिटेल से बताऊँगा और ये भी बताऊँगा कि आप किसी भी, क्योंकि मेरी फ़ील्ड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है PhD में, तो किसी भी रिसर्च फील्ड के बारे में आप एक अच्छा स्टडी प्लान कैसे बना सकते हैं, और इसके लिए मैं अपना स्टडी प्लान शेयर करूंगा और डिटेल में बताऊंगा भी, और स्टडी प्लान को मैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ऐड कर दूंगा। तो बिना किसी डिले के हम चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, जहाँ पे मैं आपको अपने स्टडी प्लान के बारे में डिटेल से बताता हूँ। ओके, तो अब हम आ गए हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने अपना जो स्टडी प्लान है, जो कि छाउचिंग यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई करते वक्त मैंने 2024 के अंदर यूज़ किया है, जिस बेस के ऊपर मुझे फिर बाद में CSE स्कॉलरशिप मिली मेरी PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए। तो आप इधर यूनिवर्सिटी का नाम चेंज करके जिस भी यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप कुछ इन्फॉर्मेशन देख लें, जो कि है स्टडी प्लान फॉर इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम एप्लीकेशंस छाउचिंग यूनिवर्सिटी। अच्छा, यहाँ पे आपने एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपने अपनी यूनिवर्सिटी के जो पोर्टल है उसके ऊपर जाके एक बार कंफर्म कर लेना है कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक स्टडी प्लान फॉर्मेट तो नहीं है। बिकॉज मेरे साथ ऐसे हो चुका है कि जब मैंने अपना स्टडी प्लान बना लिया एक सिंपल फॉर्मेट, पता नहीं आई थिंक किस यूनिवर्सिटी का था चाइना की ही किसी यूनिवर्सिटी का था, आई थिंक मे बी हार्बिन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का था। तो वो मैंने अपलोड कर दिया, एप्लीकेशन क्लोज हो गई। लेकिन जब एप्लीकेशन को वो रिव्यू करते हैं ना, तो उन्होंने मुझे मेल की कि जी आपका जो स्टडी प्लान है वो हमारे फॉर्मेट के मुताबिक नहीं है। उन्होंने मुझे 4 से 5 दिन का टाइम दिया कि आप छाउचिंग यूनिवर्सिटी का जो ऑफिशियल स्टडी प्लान का फॉर्मेट है उसको डाउनलोड करें हमारी वेबसाइट से, और उसके मुताबिक अपनी इंफॉर्मेशन मतलब एडजस्ट करें और उसमें इंफॉर्मेशन डाल लें और फिर अपलोड करें। तो आप ये गलती मत दोहराइएगा, सबसे पहले आप कंफर्म कीजिएगा कि आपकी यूनिवर्सिटी का कोई स्पेसिफिक फॉर्मेट है या नहीं। तो अब चलते हैं मेरी यूनिवर्सिटी का जो छाउचिंग यूनिवर्सिटी में मैंने यूज़ किया है। अगर किसी यूनिवर्सिटी का कोई फॉर्मेट नहीं है तो आप ये फॉर्मेट भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट यूनिवर्सिटी का नाम और अपने इंफॉर्मेशन चेंज करें। और छाउचिंग यूनिवर्सिटी आगे आ जाता है जी नेम, नेशनैलिटी, डेट ऑफ बर्थ, फिर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन मेरी क्या थी एट द टाइम ऑफ द एप्लीकेशन, मास्टर्स डिग्री, तो मैंने उसको चेक कर दिया। आगे क्या आ रहा है जी, अप्लाइंग प्रोग्राम, मैं डॉक्टर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया तो उसको चेक कर दिया। इंस्ट्रक्शन जो लैंग्वेज थी मेरी वो इंग्लिश थी, उसको भी मैंने चेक कर दिया। और फिर आगे आ जाता है दूसरे कॉलम्स के अंदर ये डेट ऑफ बर्थ आ जाती है। ग्रेजुएट जो यूनिवर्सिटी है मेरी लास्ट, वो द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद थी, मतलब जहाँ से आप अपना मास्टर्स या बैचलर्स कंप्लीट कर चुके हैं या कर रहे हैं अभी, उसका नाम। अप्लाइंग मेजर मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग था। रिसर्च डायरेक्शन, अब ये रिसर्च डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। अ नोवेल अप्रोच फॉर एनहांसिंग साइबर फिजिकल सिक्योरिटी ऑफ स्मार्ट ग्रिड, ये एक अच्छा सा टॉपिक आपने डिसाइड करना है, खुद से अपने स्टडी प्लान को खुद से नाम देना है। आजकल डिफरेंट AI सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनको आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दें तो वो आपको एक अच्छा सा नाम भी सजेस्ट कर देते हैं, तो आप उनको यूज कर सकते हैं। नीचे आप प्रपोज्ड सुपरवाइजर, अब ये प्रपोज्ड सुपरवाइजर जो हैं इनका नाम मैंने छाउचिंग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से देखा था। ये मेरे अभी करंट सुपरवाइजर नहीं है, ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने इनका नाम डाल दिया और इनका ईमेल एड्रेस लिख दिया। इनको मैंने ईमेल्स भी की थी एक्सेप्टेंस लेटर के लिए, लेकिन इन्होंने मुझे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो ये जस्ट मैंने तब इनको, क्योंकि मैंने यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे सिलेक्ट करना होता है, आपने कंपलसरी नहीं होता। यूनिवर्सिटी के पोर्टल के ऊपर ऑप्शन था कि 8 आई थिंक सुपरवाइजर थे, उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करना था। वो जरूरी नहीं था, कंपलसरी नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी इनको कर दिया था सिलेक्ट, क्योंकि इनकी जो रिसर्च फील्ड थी वो मुझे बेहतर लग रही थी अपने लिए। तो आगे उनका ईमेल भी लिखा हुआ है। अब पर्सनल स्टेटमेंट आ जाती है। पर्सनल स्टेटमेंट जैसे कि आप ये पढ़ सकते हैं, उन्होंने 500 वर्ड्स की लिमिट भी साथ लिखी हुई है। इसके अंदर आपने अपने बारे में, जिस तरह सेल्फ इंट्रोडक्शन और स्मॉल सा रिज्यूमे नहीं होता, वो देना है कि जी मैंने अपनी जो लास्ट डिग्री है वो कहाँ से कंप्लीट की, मतलब मास्टर्स या बैचलर। मास्टर्स मैंने अपना बता दिया कि मैंने द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से कंप्लीट किया, इतनी मेरी CGPA थी, और जो मेरा मास्टर का कोर्स वर्क था और ये उसके बारे में थोड़ा सा बता दिया, और जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े थे। फिर बैचलर्स मैंने बता दिया कि मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से कंप्लीट किया है, और मेरे जो मास्टर्स का थीसिस था उसका क्या टॉपिक था,
और मैंने कितनी देर एक रिसर्च प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम किया है, उसके बारे में भी मैंने इधर मेंशन कर दिया कि जी मैं 11 मंथ से एक रिसर्च बेस्ड प्रोजेक्ट जो कि NRP फंडेड है। और ये आप लाजमी मेंशन करें अगर आप एज अ रिसर्च असिस्टेंट काम कर रहे हैं और अगर आप PhD के लिए आना चाहते हैं, तो ये चीज़ बड़ा मैटर करती है। तो नेक्स्ट आगे आ जाते हैं। मैंने PTCL में भी थोड़ी देर जॉब करता रहा हूँ पाकिस्तान से आने से पहले, तो अपना जॉब एक्सपीरियंस मतलब काइंड ऑफ स्मॉल रेज्यूमे या हो गया आपका। और स्टडिंग एट चॉम्स्की यूनिवर्सिटी क्यों आना चाहते हैं आप यहाँ पे, वो भी आप थोड़ा सा ऐड कर दें कि जी मैं एक कल्चरल इनोवेशन और इस तरह की चीज़ें बीच में ऐड कर दें कि कल्चरल डाइवर्सिटी है, मतलब मैं चाहता हूँ कि नई इनोवेशन के मौके हैं लर्निंग के, तो मैं इसलिए चाइना आना चाहता हूँ, जिस भी यूनिवर्सिटी के अंदर आप आना चाहते हैं। तो ये हो गया जी आपका पर्सनल स्टेटमेंट, इतना मुश्किल काम नहीं है। नेक्स्ट आ जाती है जी रिसर्च अचीवमेंट। आपके कोई पेपर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड हैं तो आप उनको मेंशन करें, और अगर अंडर रिव्यू भी हैं मतलब पेपर में सबमिट हुए हैं तो उनको भी मेंशन करें। हम ये देखें मेरे दोनों पेपर एट दैट टाइम अंडर रिव्यू थे, तो मैंने इनको मेंशन कर दिया। ये मेरी पब्लिकेशंस नहीं थी, अभी भी इनकी रिवीजन आई हुई हैं, मतलब एक रिवीजन आई है जो कि मैंने दोबारा सबमिट की है। पेपर्स में आपको पता लग जाता है, इवन 6-6 महीने 8-8 10-10 महीने भी लग जाते हैं पेपर पब्लिश होने तक सबमिशन से, तो इन केस ऑफ एक्सेप्टेंस तो आप इधर लिख सकते हैं। आगे जो थर्ड हेडिंग आ जाती है वो है रिसर्च गोल एंड डिटेल्ड स्टडी प्लान। अब ये देखिए उसमें लिखा है नो लेस देन 1000 वर्ड्स। अब इसी के अंदर आपने सारी इंफॉर्मेशन एडजस्ट करनी है, जो कि प्रॉपर एक स्टडी प्रपोजल नहीं होता, आपने इस प्रपोजल को इसी इंफॉर्मेशन में इसी ब्लॉक में एडजस्ट करना है। अब ये देखें रिसर्च गोल एंड डिटेल्ड स्टडी प्लान। अब रिसर्च गोल क्या है, अब कोई भी एक टॉपिक ले लें, जो कि मैंने क्या टॉपिक ले लिया जी, साइबर फिजिकल सिक्योरिटी इन स्मार्ट ग्रिड। इस टॉपिक को मैंने लिया साइबर फिजिकल सिक्योरिटी इन स्मार्ट ग्रिड, और इसके ऊपर मैंने एक रिसर्च बैकग्राउंड जिसको हम इंट्रोडक्शन भी कह सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये रेफरेंसेस ऐड है, देख रहे हैं आप, ये रेफरेंसेस ऐड है और ये भी रेफरेंसेस हैं। आपने रिसर्च पेपर्स डाउनलोड करने हैं, उसका सबसे बेस्ट तरीका है रिसर्च गेट हो गया, IEEE हो गया, साइंस डायरेक्ट हो गया, इस तरह किसी भी जर्नल की वेबसाइट के ऊपर आपने जब ये जैसे साइबर फिजिकल सिक्योरिटी है ना, स्मार्ट ग्रिड, मैं ये कीवर्ड जब उधर लिखूंगा ना, सर्च करूंगा, नीचे बहुत ज्यादा पेपर्स आ जाएंगे। कोशिश कीजिए कि आप 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल से पुराने पेपर के रेफरेंसेस मत यूज करें। आप उनके रिसर्च बैकग्राउंड को पढ़ें और उनको ही मिक्स अप करके, या उनमें से कोई चीज आपको पता लगती है तो आप उसका रिसर्च बैकग्राउंड बना के बता दें। मतलब ऐसे नहीं है कि आपने कोई इनोवेशन कर लिया तो आपने बताना है, आपने जस्ट एक प्रपोजल देना है। अब रिसर्च पर्पस एंड सिग्निफिकेंस, अब उसकी इंपॉर्टेंस बतानी है कि इसके ये इंपॉर्टेंट क्यों है, मतलब बाकियों से डिफरेंट क्यों, जिसे हम रिसर्च गैप भी कहते हैं, यहाँ पे आपने उसके बारे में बता देना है। थर्ड आ जाता है जी लिटरेचर रिव्यू। आपका जो लिटरेचर रिव्यू है वो कंसाइज और छोटा होना चाहिए, बिकॉज आपको 1000 वर्ड से 1000 से 1500 वर्ड्स के अंदर आपने पूरा करना होता है सब कुछ। और रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए और एक्यूरेट होने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारे रेफरेंसेस डाले हुए हैं मैंने, ये सारे रेफरेंसेस हैं ये, और ये है भी लास्ट 4 इयर्स के अंदर के रेफरेंसेस। तो आपका जो लिटरेचर व्यू है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि रिसर्च बैकग्राउंड के अंदर जो कि ऊपर हमने टॉपिक देखा उसके अंदर कोशिश कीजिए 4 से 5 रेफरेंसेस डाल दीजिए, 4 से 5 पेपर्स के। और सिग्निफिकेंस के अंदर कोई रेफरेंस नहीं है और होता भी नहीं है। लिटरेचर रिव्यू के अंदर एटलीस्ट कोशिश करें कि 10 के करीब, मतलब कि टोटल जो आपका स्टडी प्लान है उसमें 15 एटलीस्ट रेफरेंसेस होने चाहिए। तो वैसे ही थोड़ा स्टडी कर ले हम 10 से 15 पेपर्स की, तो आपको अच्छा सा लिटरेचर रिव्यू मिल जाता है। अब रिसर्च मेथड्स, अब ये वो मेथड्स हैं, मतलब लेट से आपने 15 पेपर्स को स्टडी किया ना, उन 15 पेपर्स में एटलीस्ट 7 से 8 या 6 से 7 टाइप के या 5 टाइप के एटलीस्ट कोई मेथड्स और डिस्कस हुए होंगे ना, आपने उन मेथड्स के नाम लिख देने हैं, जैसे मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन और हाइब्रिडाइजेशन एंड ऑप्टिमाइजेशन, वैलिडेशन एंड टेस्टिंग, समरी। और समरी के अंदर आपने उनको समराइज कर देना है, मतलब प्रोसेस बताना है कि जी हम मशीन लर्निंग को अप्लाई करेंगे और एक हाइब्रिड मॉडल बनाएंगे जो कि मोर ऑप्टिमाइज्ड होगा। मैं अभी स्मार्ट ग्रिड के साइबर फिजिकल सिक्योरिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, आपका टॉपिक कुछ भी हो सकता है, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर हो सकता है। तो आपने उसके अंदर स्टेप्स बताने हैं कि सबसे पहले हम ये करेंगे, मशीन लर्निंग की इंटीग्रेशन करेंगे, सेकंड स्टेप ये, थर्ड स्टेप वैलिडेशन एंड टेस्टिंग। आपको पता है हम मॉडल्स की टेस्टिंग के लिए या एल्गोरिदम के लिए या किसी भी हम स्टडी के अंदर वैलिडेशन एंड टेस्टिंग एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद आ जाती है समरी,
हम अपनी इन तीनों स्टेप्स को समराइज करेंगे, मतलब कंक्लूजन काइंड ऑफ। तो छोटा सा है, देखिए वो भी कंसाइज नोट, मतलब 3-4 पेजों का जो है वो मेथडोलॉजी नहीं लिखी, जस्ट रिसर्च मेथडोलॉजी, या बिल्कुल छोटी सी एक समरी आ गई। समरी के बाद में ये हो गया हमारा जो हेडिंग हमारी थी, रिसर्च बैकग्राउंड जो हमने लिखा है, मतलब रिसर्च गोल एंड डिटेल्ड स्टडी प्लान हमारा हो गया कंप्लीट। अब आगे आ जाता है जो नेक्स्ट चीज आती है वो है जी फ्यूचर करियर प्लान्स एंड इंटेंशन। इसमें भी आप दोबारा लिखेंगे कि जी मैं चाइना आना चाहता हूँ और चाइना आके मैं अपना मास्टर्स या पीएचडी कंप्लीट करना चाहता हूँ। उसके बाद कोशिश करनी है कि मैं चाइना के अंदर रिसर्च और इनोवेशन के अंदर मतलब अपना एक मतलब कोई अचीवमेंट या फिर अपनी कंट्रीब्यूशन करूँ। और मतलब वही बातें जो आपने पर्सनल स्टेटमेंट के एंड पे नहीं छोटा सा पैराग्राफ लिखा था, कल्चरल डाइवर्सिटी और इन चीज़ों के लिए मैं आना चाहता हूँ। और उसके बाद मेरी कोशिश है कि मैं, अगर आप मास्टर्स के लिए आना चाहते हैं तो साथ लिख दें कि मैं पीएचडी भी चाइना से करना चाहता हूँ, या मतलब इस तरह की कोई चीज़। और अगर आप पीएचडी करने आ रहे हैं तो लिखेंगे मतलब जैसे पोस्ट डॉक की या फिर जॉब्स को मैं सीख करूँगा और अपना मतलब जो है कंट्रीब्यूशन करूँगा सोसाइटी के अंदर और चाइना के अंदर। तो इस तरह की बात लिख देनी है। उसके बाद में अदर सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन इफ एनी, मतलब मैंने खाली छोड़ी थी। और इसके बाद में इधर मैंने अपने साइन किए थे, तो आप अपने साइन और डेट का लिख दीजिएगा, जिस डेट को भी आप अपना स्टडी प्लान बना के अप्लाई करें। अब सुपरवाइजर्स ओपिनियन, और ये तब होता है जब आपको ऑलरेडी एक्सेप्टेंस मिल गई हो, तो आप अपने सुपरवाइजर को भी कहेंगे जी ये मेरा स्टडी प्लान है, इसके ऊपर काइंडली आप साइन और सिग्नेचर कर लें, तो आपके एडमिशन के चांसेस 80-90% तक भी पहुंच जाते हैं। बिकॉज अगर आपको एक्सेप्टेंस लेटर मिला हुआ है, तो मेरे पास एक्सेप्टेंस लेटर नहीं था, मैंने तो बस एक स्टडी प्लान बनाया, अपलोड कर दिया। ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस का फॉर्मेट मिक्स कर दिया था रेफरेंसेस का, तो अब मुझे भी ये पता नहीं है कि ये कौन सा फॉर्मेट है। यूजुअली IEEE का भी फॉलो हो जाता है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं, वो कोई बड़ा मसला नहीं है। आप देख सकते हैं कि आई थिंक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 रेफरेंसेज हैं जो कि मैंने डाले हैं इस स्टडी प्लान में। ये कोई इतना मुश्किल स्टडी प्लान भी नहीं था, और सब स्टडी प्लान्स का फॉर्मेट और कंटेंट सेम होता है, फॉर्मेट डिफरेंट हो सकता है, कंटेंट जो है वो यही रहेंगे, ठीक है। तो ये स्टडी प्लान था, इसको भी मैं अपलोड कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये वो स्टडी प्लान है जो कि मैंने CSE स्कॉलरशिप हासिल करते वक्त अप्लाई करते वक्त अपलोड किया था, तो आप लोग भी इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन के मुताबिक और अपने रिसर्च टॉपिक के मुताबिक इस फॉर्मेट को। और थैंक यू, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और इसके अलावा भी मैं रिकमेंडेशन लेटर्स की और CV की वीडियो भी अपलोड की है इस सीरीज़ के अंदर, और सारी इन्फॉर्मेशन मेडिकल फॉर्म जो है फॉरेन एग्जामिनेशन, उसको भी फिल आउट करने का मैं तरीका बताऊंगा। तो लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।